अच्छा अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। तो यूनिट वेक्टर, कुछ चीज़ें हम आपसे पूछना भी चाहते हैं। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? फिर पोजीशन वेक्टर, हाँ। फिर पोजीशन वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which are found by joining the origin. अच्छी बात है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? Displacement vector are obtained by joining initial point to the final point. एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मान लीजिए किसी प्लेन में है, And they, तो किन्हीं पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है तो ज्वाइन ही नहीं करना है, क्या उसे डायरेक्ट भी करना है? इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बोलो, बात समझ में आ it गई is ना? directed from initial point to final point. हाँ, Yes, अपना sir. अपना वीडियो बंद कर सकती हो। इट इज़ नॉट नीडेड, आप हमारा वीडियो देखती रहें। ओके। नाउ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा। Yes, sir. ओके। नाउ कोप्लेनर वेक्टर। Coplanar vector. Sir, I don't know. ओके, दोज वेक्टर विच लाइज इन ए प्लेन, जो किसी एक प्लेन पे लाई करें। जैसे मान लीजिए एक पेन यहाँ पड़ा है, एक पेन यहाँ पड़ा है, एक पेन ऐसे पड़ा है, तो क्या ये सब कोप्लेनर वेक्टर है? Yes, sir. एक बोर्ड पर है तो एक प्लेन में लाई करें तो एक कोप्लेनर है। व्हाट डज इट मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स? Sir, which are vectors which are all aligned together. हाँ, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। व्हाट इज अपोजिट वेक्टर? Opposite vectors are those vectors in which one has a positive value and second has a negative value, and both of them are in opposite direction. हाँ, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ Direction. गई? अच्छा, अब जरा देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब है कि दोज वेक्टर्स which are of unit length, of unit length and directed in any direction, directed in any direction। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन यूनिट लेंथ के हों, या तो 1 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं या 1 मीटर के भी हो सकते हैं, और वो किसी न किसी डायरेक्शन में होंगे। दीज आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड डायरेक्टेड इन एनी डायरेक्शन। जरा ये देखो कि जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस में 1 मीटर का होगा, और उसको आई कैप कहेंगे। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से दर्शाते हैं। और जो वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होगा उसे क्या कहेंगे? जे कैप। J cap. अच्छा, तो ये आई कैप हो गया। यूनिट वेक्टर्स आर सिम्बोलाइज्ड एज, वो कैसे सिम्बोलाइज होते हैं? सिम्बोलाइज्ड एज आर कैप, ए कैप, बी कैप, ऐसे उनका सिंबल दिया जाता है। आर कैप, ए कैप, बी कैप, ऐसे सिंबल दिया जाता है। और Yes. अच्छा, इसके अलावा यूनिट वेक्टर along x axis is I cap and along y axis, Is J cap. अच्छा, इज जे कैप। अगर मान लीजिए आप एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट्स चली हो, तो मतलब 2 आई कैप चली हो, क्योंकि अब डबल हो गया ना, 2 मीटर का Yes, नहीं हो sir. गया। और ऐसे ही Yes. अगर जे की तरफ सिर्फ 1 यूनिट चली, तो आप यहाँ से ओ से ए चली, फिर ए से बी चली, तो ये जे कैप चली। यानी 2 आई कैप इधर चली, जे इधर चली। जोधपुर से तुम हावड़ा गई, हावड़ा से चली गई बेंगलोर, तो क्या जोधपुर से बेंगलोर चली गई? बताओ। Yes, sir. तो ये ओ भी गई, फाइनली
फिर हमारी पोजीशन ये हो गई। तो ये जो वेक्टर बना, ये ओ बी वेक्टर क्या बना? क्या ये 2i वेक्टर और प्लस j वेक्टर बना? प्लस j कैप। अच्छा, तो अब अगर हम देखें तो इसकी लेंथ क्या हुई ओ बी वेक्टर की? ओ बी एक वेक्टर हो गया, क्योंकि ओ से भी एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एंड रिटर्न्स आल्सो सो। क्या लिखा भी वैसे ही गया है ओ बी? बोलो, लिखा भी तो Yes, वैसे ही sir. गया है। तो क्या मैं इसे 2i प्लस जे बोल दूं? Yes, sir. और क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? क्या जैसे इसी में देख लो, ये 2 मीटर और 1 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? क्या 2 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर? square plus 1 square. तो क्या ये √5 हो गया? Root 5. Yes, मेरा sir. कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर इधर x मीटर चला हो तो x i माना जाएगा। Yes, sir. अच्छा, इधर पर वो j यूनिट, ये इधर y यूनिट चला हो तो क्या yj माना जाएगा? और वो एक्स वाई पे Yes, पहुंच sir. गया, मान लो यहाँ 10 मीटर चला है, 5 मीटर चला, तो अब ये यूनिट वेक्टर यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, देखिए पोजीशन है तो एरो दिखाना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली सो दैट पोजीशन वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट, it is also directed from origin to that point. Position vectors are formed by joining origin to any point and directed from origin to that point. तो इस तरीके से OP हुआ। और बताओ OP वेक्टर को अब हम क्या कह दें? चाहे तो OP वेक्टर, हाँ, जो भी पोजीशन वेक्टर है जनरली उसे R वेक्टर से जाना जाता है। तो क्या मैं इसे एक्स आई प्लस वाई जे कह दूं? Xi cap plus yj cap. यानी मैं आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे कह दूं। और बताओ इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड को ऐसे दर्शाते हैं, इट इज, ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेड एज। सो क्या ये लिखना ठीक रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज दीज आर ओनली मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो ये इसकी लेंथ हो गई। अच्छा, मान लीजिए ये 13 मीटर का टोटल वेक्टर है। 13 मीटर कैसे? क्योंकि मैं इधर 12 मीटर चला था और इधर 5 मीटर, तो मैंने जो वेक्टर बनाया आर वेक्टर, वो मेरा 12 आई कैप था और 5 जे कैप था। तो बताओ इस जो पोजीशन वेक्टर बना उसकी लेंथ कितनी हुई? 2 square plus 5 square. तो क्या ये 13 हो गई? अच्छा, फिर सिर्फ 5 नहीं, वो 1 होगा। अब बोलो। सिर्फ वो आपने वो 5 मीटर लिखा है ना yj cap, हाँ, तो वो 1 मीटर होगा, अच्छा, तब 13 होगा, भाई नहीं तो आप 17 हो जाएगा। ये बात तो आपने सही कही। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको 144 लिख देते हैं और इसको 25, बोलो ये बात सही है? और क्या अब इसे Yes, मैं sir. 169 लिख दूं? और क्या इसे 13 इंटू 13 लिख दूं और जोड़ा बना दूं? क्या 13 आ गया? Yes. बोलो, बात Yes, समझ sir. में आई? तो अगर एक तरफ Yes, sir. ये एक तरीके का पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 12 और 5 चला जाए तो 13 आएगा। बोलो, बात सही है? चलो, अब हमसे कोई कहता है कि आर वेक्टर की ही तरफ यूनिट वेक्टर बनाओ। कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की टोटल लेंथ कितनी है ये बताओ? क्या 13 मीटर? R vector 13. अच्छा, तो क्या मैं 13 मीटर के वेक्टर में 13 से डिवाइड कर दूं तो क्या 1 मीटर का आ जाएगा? भाई 10 मीटर की चीज़ में 10 से डिवाइड कर दो, 1 मीटर का आ जाएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, उससे हमारी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। बस मैं इसी में किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना हो ना, तो उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो आपको ये लिखने की भी सुविधा है, सिर्फ आर भी लिख सकती हो, मॉड ना लगाओ, इसे मॉडुलस कहते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकती हो। तो ये कितना था? क्या ये 12i प्लस 5j था? और मैं इसमें अब 13 से डिवाइड करने जा रहा हूँ जो इसकी लेंथ है। तो क्या हो जाएगा कि
क्या ये 12/13 आई कैप प्लस 5/13 जे कैप बन जाएगा? 5/13 yes sir मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ सिर्फ 12/13 आई चलता, न चलता मैं 12 न चलता, उसका 13th हिस्सा ही चलता, तो और साथ में इधर की तरफ मैं 5 न चलता, 5/13 जे चलता, तो क्या मुझे ये जो वेक्टर मिलता ये यूनिट वेक्टर मिल जाता आर कैप? yes sir चेक करते हैं, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, आर कैप को मैं क्या लिख रहा हूँ? क्या 12/13 आई कैप और 5/13 जे कैप लिख रहा हूँ? बताओ। yes sir इतना इधर चले और इतना इधर चले, तो यहाँ से जोधपुर से गए हावड़ा, हावड़ा से गए बेंगलोर, तो यहाँ से वहाँ पहुँचे। अब ज़रा चेक करो कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? क्या पहले वाले का स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर? ओके, yes तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या हुआ? क्या 144/169? 144 और क्या ये 25/169 हुआ? तो क्या ये 169/169 हुआ? 169 अच्छा, 169 yes एक sir एक मिनट। सो इतनी बात हो गई। ओके, अब यहाँ तक बात हो गई, तो कितनी चीज हो गई? 169/169 हो गई क्या? yes sir ओके, 169/169 और रूट, तो क्या ये √1 हो गया और ये 1 हो गया? इससे कंफर्म हो गया ना कि हम जो वेक्टर निकाल रहे हैं वो यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि किसी भी डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको? अच्छा, yes sir अब देखो, मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आर वेक्टर है और एक वेक्टर आर डैश वेक्टर है। मेरा मतलब है मैं पी से क्यू इस पाथ पे चल के गया, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो वो मेरा कोऑर्डिनेट ही दिखाएगा, मैं कहाँ से कहाँ चल के गया वो तो वही दिखाएगा। तो दिस इज एक्स, ये वाई है, वाई डैश, और ये एक्स डैश। अच्छा, अब ये देखो, दो वेक्टर बनाया है, लेकिन मैं गया तो पी से क्यू ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। और अभी अभी आपने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एंड डायरेक्टेड final point फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यदि हम आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे मान लें, भाई अभी आपका ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाई है, तो इसे क्या माना जा सकता है? बोलो, एक्स वाई। और इसे क्या माना जा सकता है? क्या एक्स डैश वाई x डैश? dash y dash चलिए, अच्छी बात है। तो मैं आर डैश को क्या मान लूँ? क्या एक्स x डैश? dash y हाँ ठीक है, dash I cap plus वाई y डैश जे। dash j अच्छा, cap यहाँ से यहाँ तक मैं गया हूँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मैं उसे डेल्टा आर वेक्टर मानता हूँ। तो पी क्यू वेक्टर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? क्योंकि पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड है। yes sir तो पी क्यू वेक्टर को ही मैं डेल्टा आर वेक्टर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? तुम यहाँ से हावड़ा गई, हावड़ा से बेंगलोर गई, तो क्या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर के माध्यम से आप ऐसा कह सकती हो कि ओ पी प्लस पी क्यू, यदि बीच का पॉइंट कॉमन हो तो उसे ऑमिट किया जा सकता है और सिर्फ ओ क्यू लिखा जा सकता है कि मैं ओ से क्यू गई, yes यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, तो यहीं से तो यहीं गई। yes sir मतलब ये कहा जा सकता है कि टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर एंड हेड ऑफ फाइनल वेक्टर, इफ दे आर ज्वाइंड टुगेदर एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर टू हेड ऑफ फाइनल वेक्टर, देन ऐसा किया जा सकता है, वो जो है आपका फाइनल वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, तो इससे इससे किया तो यही तो फाइनल आया, यही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अगर यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, तो ये चीज़ है। अब देखो,
तो मैं क्या ओपी को आर पोजीशन वेक्टर लिख दूं या इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और पी क्यू को क्या लिखूं, डेल्टा आर जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसे क्या आर डैश लिख दूं। आर डैश क्या ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ओरिजिन से गया हुआ है, और ये क्या है, क्या फाइनल पीवी। फाइनल अच्छा, क्या इसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर ये विस्थापन सदिश राशि है। अच्छा, अब देखो डेल्टा आर क्या हुआ फिर, क्या ये आर माइनस आर वेक्टर ये, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या फार्मूला हो गया, PQ is equals to OQ minus OP. ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। देखो ये बहुत कीमती बात आपने कही है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज आपने कह दी, दैट इज फाइनल, क्योंकि आपने आर डैश को फाइनल पीवी कहा था, Yes sir. और ये किसे कहा था, क्या इनिशियल पीवी। Initial. तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा आर वेक्टर है मैं उसको क्या लिख दूं, क्या एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, I cap y dash. ठीक है, और इधर लिख दूं एक्स आई प्लस वाई जे, लेकिन चीज़ें तो अपने कोऑर्डिनेट से ही माइनस होंगी, आई में से तो जे माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसे मैं एक्स डैश माइनस एक्स लिखूं आई, और साथ में Plus ठीक y minus वाई डैश माइनस y वाई dash minus y. और जे कैप, J ये cap. कह दिया, ये दिस इज डेल्टा आर वेक्टर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो भी चली गई है Yes. चीज़, जरा इसे भी देखें आप, कि मैं अगर कहीं से कहीं पहुँचा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऐसे देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ अगर आप पहुँचे हैं तो आप किसी भी रास्ते से पहुँचे हों, ऐसे चल के ऐसे पहुँच गए, ऐसे पहुँच गए आप, ये देखो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट XY. क्या है, एक्स डैश X dash y वाई dash. डैश। अच्छा, अब इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और साथ में इसको इससे मिलाओ, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना वेक्टर था, क्या एक्स आई कैप था, क्योंकि वो Yes, पी sir. पे जाने के लिए था, और यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर क्या है, क्या यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर एक्स डैश आई कैप है, Dash I dash. भाई आई कैप है कि नहीं, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, Yes, मान लो sir. इतनी चीज काट दो इसमें से, तो कितना बचा, क्या यही एक्स डैश माइनस एक्स, यही बचा कि नहीं, और यही आई कैप Yes, बचा है, sir. और यहाँ I भी जरा cap. देखो ये लेंथ कितनी है, क्या इसे वाई जे कैप मानती हो, और इसे वाई डैश जे, Yes, sir. Y dash. चलो J cap. ये बताओ कि इतनी पूरी में से अगर इतनी लेंथ काट दी जाए तो क्या बचेगा, काट दो इसको, हटा, Y हाँ y dash minus y j cap. अच्छी बात कही है आपने, सो इट इज़ जे कैप। अच्छा फिर से देखो, ये जो चीज़ आपने हमें इस ट्रायंगल में बताई, तो आपने बताया कि ये जो एक्स डैश माइनस आई है वो इधर डायरेक्टेड है, क्योंकि इधर ही तो बचा हुआ वेक्टर डायरेक्टेड है, तो क्या मैं इसे डेल्टा Yes, एक्स sir. आई कैप लिख दूं, और इसे क्या लिख दूं, क्या डेल्टा वाई जे कैप लिख दूं, Delta y j cap. और क्या इसे डेल्टा आर लिख दूं, क्योंकि यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों दोनों अलॉन्ग है कि नहीं है, Yes, sir. तो ग्राफ ज्योमेट्रिकली भी ये बात क्या प्रूव हो गई कि जो डेल्टा आर कैप है, क्या वो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप है। Yes, sir. अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, क्या ये वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है, तो मैं ऐसा करता हूँ Yes. इसकी जगह डेल्टा एक्स आई और प्लस डेल्टा वाई जे लिख लेता हूँ, और अपॉन टाइम लिख लेता हूँ, ठीक, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, टाइम लिख लेता हूँ,
ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं कि थोड़ा चले और थोड़ा टाइम का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक चलने में हमको जो भी हम चलें डेल्टा टी टाइम लगा है। यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ तो समय लगा होगा, हम इस पाथ पे चले हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि नहीं। तो Yes, sir. अच्छा, ये डेल्टा टी हो गया। तो इसे क्या मैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी On delta आई और I प्लस क्या? डेल्टा plus वाई delta बाई y डेल्टा टी upon delta t जे J कह क्या? सकता हूँ, ये चीज़ है। तो ये वी एवरेज हो गया। तो अब आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये एक्स एक्सिस में चली गई वेलोसिटी है। ये क्या है, आप अगर चल रही हैं तो ये बात मत भूलिए कि आप यहाँ से यहाँ चली हैं, तो इसकी एक छाया यहाँ से यहाँ भी बनी है, शैडो। तो आप भले ही यहाँ से यहाँ तक चल के गई हो, लेकिन क्या इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ भी बना है। वो क्या प्रोजेक्शन है, यहाँ से यहाँ गई हो तो इसका एक प्रोजेक्शन है। जैसे यहाँ टॉर्च की रोशनी डालो तो यहाँ छाया बनेगी कि नहीं, दैट इज प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और इसी का एक प्रोजेक्शन कहाँ बना, यहाँ। तो वो क्या कहलाएगा, इट इज वी वाई। और इसे क्या कहेंगे, y यानी ये एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है कंपोनेंट, और ये किधर है, वाई एक्सिस की तरफ का वेलोसिटी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस। और जबकि ये मेरी टोटल वेलोसिटी है वी एवरेज, जो कि डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा टी के डिवाइड करने से आई है कि नहीं। yes, sir. अच्छा, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कॉस थीटा वी एक्स अपॉन वी एवरेज है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, और एक और चीज़ देख लें, क्योंकि फ्री वेक्टर भी आप पढ़ चुकी होंगी, तो जो वी वाई है वही वी वाई इतना भी तो है भाई। फ्री वेक्टर का मतलब है कि किसी वेक्टर को यहाँ से यहाँ हिला लो, उसकी डायरेक्शन चेंज के, तो इसको हमने इधर खिसका लिया। Yes, sir. तो ये बताओ साइन थीटा क्या हुआ, Sin theta is equals to Vy upon V average. ये अच्छी बात है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल चुकी है कि वी एक्स क्या है, दैट इज वी एक्स इज नथिंग बट वी एवरेज इंटू कॉस थीटा। Cos theta. और वी वाई क्या है, वी एवरेज। V average into sin theta. चलिए, अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ आई है ये मेरी वी एक्स है, और ये क्या हो गई, वी वाई जे। क्यों, Vy. क्योंकि एक्स एक्सिस में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कोई भी चीज़ चलती है तो क्या तुम्हारी जो दो दीवार है उसमें उसकी छाया बनती है, इधर से इधर भी छाया बनेगी, उधर भी बनेगी, और दो तरफ ट्यूबलाइट लगा दो या बल्ब लगा दो, तो जो उसका कंपोनेंट है इधर से इधर चले तो बताओ प्रैक्टिकली एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुए, इतना ही तो हुए। इधर से यहाँ गए तो बताओ वाई एक्सिस के अलाउंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो जो एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम, क्या वही वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हुआ। Yes, sir. और जो वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट है, जिसे मैं डेल्टा वाई कह रहा था अभी तक, और उसी में मैंने किससे डिवाइड कर दिया बताओ, क्या डेल्टा टी से, और यही वी वाई आया है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, क्या डेल्टा एक्स था, जिसे मैं अब डेल्टा टी से डिवाइड कर चुका हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। तो हमारा जो v है वो ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन क्या है। सो tan थीटा क्या हुआ बताओ, क्या Tan theta. वी वाई बाई वी एक्स हुआ, Yes, sir. Vy. क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो गया एंगल tan थीटा। और अब आपसे पूछा जाएगा जो वेलोसिटी आई है उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताओगी, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना है तो ये वी एक्स, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या वी एक्स का स्क्वायर करोगी और वी वाई का स्क्वायर करोगी, बताइए। Yes, sir. तो ये चीज़ क्या हो गई, क्या ये मैग्नीट्यूड आ गया। Yes, sir. तो आपने ये बात देख ली है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी आपने देख ली वी एक्स आई है,
और प्लस वी वाई जे है क्या, बताओ। लेकिन कभी भी कोई चीज़ चलेगी तो उसकी वेलोसिटी एक जैसी तो नहीं रहेगी। जैसे ये है और ये है, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है, इधर से कोई धक्का दे किसी बॉल को तो क्या वो उधर नहीं चली जाएगी, फोर्स लगाए। Yes, sir. तो अब जरा देखो, शुरुआती वेलोसिटी ऐसी थी और फाइनल वेलोसिटी ऐसी, बिल्कुल उसी के अलॉन्ग ले रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो ये v, ये तो ये v है और ये क्या है, क्या ये v डैश है। Dash. ये वेलोसिटी में इतना फर्क आ गया, इतना चेंज आया कि नहीं वेलोसिटी में, पहले उधर जा रही थी अब इधर जा रही है, इसे डेल्टा v कहेंगे। तो अब बताओ, यहाँ से इसकी वेलोसिटी इधर थी और इतना चेंज है, यहाँ से तुम हावड़ा गई, हावड़ा से चली गई बेंगलोर, तो क्या कहा जाएगा, क्या v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v डैश बार, Yes, sir. और डेल्टा v इट इज इक्वल्स टू Delta V. v डैश बार। तो फिर डेल्टा v को क्या कहा जाएगा, क्या v, V dash minus V vector. अच्छी बात है, और क्या मैं इसे vx डैश i और प्लस vy डैश j कैप कह दूं, J cap. क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को vx कह दूं और VX प्लस I vy cap plus j कैप, VY J cap. और अब इसे मैं vx डैश माइनस vx i कह दूं Minus VX I और cap साथ में vy डैश माइनस vy minus VJ. j कैप। लेकिन ये जो चेंज है यही वेलोसिटी का x के डायरेक्शन में चेंज है, x के डायरेक्शन में, तो इसे अब क्या कहा जाएगा कि x एक्सिस की तरफ इतना वेलोसिटी में चेंज आया, यही तो चेंज है, वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी की भी छाया ली जाए भाई, कितनी स्पीड से, कोई भले ही 50 की स्पीड से चल रहा हो, 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन जरा देखो तो इसकी छाया क्या बनी, इधर इधर कितने पे चला, अगर ये 60 डिग्री है तो इधर तो इतना ही चला ना एक सेकंड में। Yes, sir. इधर वाला जो देख रहा है कि छाया कैसे चल रही है, कोई चीज़ ऐसे उड़ रहा है तो उसकी छाया कैसे चल रही है, तो वो इधर पर दिखेगी। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 50 cos 60 हो जाएगा कि नहीं, अभी ऊपर बताया है कि उसका जो इधर का कंपोनेंट है वो cos हो जाता है, vx क्या होता है, v cos थीटा, बोलो है बात। V cos theta. Yes, sir. तो इस तरीके से अगर 50 चल रहा है तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या 50 cos थीटा हो गया Cos theta. और ये 50 sin थीटा हो गया, vy अभी ऊपर देख लो, ये देखो, Yes, sir. तो इसे sin 60 कह दिया जाए। तो वास्तव में चाहे v हो या उसमें चेंज हो, वो कम ही रहता है, वो अपनी अपनी एक्सिस में। तो 50 इंटू हाफ, तो इधर का इसका कंपोनेंट 25 मीटर पर सेकंड हो गया और इधर कितना हो जाएगा 50 इंटू √3/2, जो कि 25 √3 मीटर पर सेकंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, ये डेल्टा vx है और i और डेल्टा vy और j हुआ। Yes, sir. अच्छा, तो और यही जो चीज़ है, यही तो डेल्टा v है जिसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए हैं, x और y में उसकी छाया निकाल ली है। वी हैव फाउंड इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन Projection ऑफ वेलोसिटी, velocity along हाँ प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी ना बोले, प्रोजेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये किसका है, डेल्टा v है ना, अगर वेलोसिटी का निकालना है तो ये, और ये चेंज का है, प्रोजेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी change velocity. अलोंग Change in velocity अलोंग along x एक्सिस। x-axis. अच्छा, और फिर ऐसे ही y में हो जाएगा। एक बात और बता दो कि क्या मैं डेल्टा v में डेल्टा t से डिवाइड कर दूं, मान लीजिए ये चेंज जो हमारा आया है ये डेल्टा t टाइम में आया है, किसी ने फोर्स लगाया होगा इस पर, फोर्स लगेगा तभी तो एक्सीलरेशन होगा, किसी को धक्का देते रहो तो क्या वो बाइसाइकिल या स्कूटर उधर नहीं भाग जाएगी, F इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं, तो एक्सीलरेशन लगा है तभी डायरेक्शन बदली है।
तो इसे क्या मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को एवरेज एक्सीलरेशन बोल दूं? Yes, sir. अच्छा, इस चीज़ को क्या कहोगी? क्या डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे और डेल्टा टी और डेल्टा टी, इतनी बात सही है? क्योंकि डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। यही क्या एक्स एक्सिस की तरफ एक्सीलरेशन है और यही क्या इधर की तरफ एक्सीलरेशन है। तो ये एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, Yes, sir. एक बात और समझ लो कि अगर मान लो टाइम बहुत छोटा हो, मेरा कहने का मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब तुम स्कूटी से जा रही हो तो तुम 7:10 पर अपनी स्पीडोमीटर की फ़ोटो खींचो और ये बता दो लोगों को, उसमें टाइम भी दिया हो और उसी में एक घड़ी भी दी है आपके स्कूटी में आगे डिस्प्ले में और साथ में स्पीडोमीटर भी है। तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड होगी, क्या वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी? किसी एक पर एवरेज ना देखो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम, मिनट और सेकंड में उसकी क्या स्पीड है, फोटो खींच लोगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ घड़ी भी लगी है तुम्हारी स्कूटी में। बोलो, समझ में आई बात? सो वेलोसिटी ऑफ एन, हाँ, मान लो ये स्कूटी है और स्कूटी में आगे यहाँ समय दिया जा रहा है 7:10 और यहाँ स्पीडोमीटर मान लीजिए आपका ये दिखा रहा है कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और इसकी फ़ोटो खींच लो। तो बताओ, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी, क्या उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे? Yes, sir. So velocity of any object at any instant is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. जैसे कि अगर मैं 7:10 पे आप जा रही हो और मैं आपकी फ़ोटो खींच लूँ, तो मैं जब फ़ोटो खींचूंगा तो उसके पीछे एक मकान आएगा, तो आपको मैंने देखा और मकान देखा, तो क्या उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है कि नहीं पता चल पाएगा? नहीं पता ये तो पता ही नहीं चलेगा आप चल भी रही हो कि नहीं। मुझे ऐसा करना पड़ेगा 7:10 पर या तो एक फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, तो पीछे का जो मकान है वो बदल जाएगा, मैं उसकी डिस्टेंस देख लूँगा और आपका पता कर लूँगा। यहाँ समय 1 सेकंड का अंतर रहेगा। या 7:10 पे ले लूँ, 1 सेकंड पहले ले लूँ या 1 सेकंड बाद, 2 फोटो चाहिए होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? दो फोटो होंगी, उसमें टाइम का अंतर रहेगा और पीछे मकान की डिस्टेंस का अंतर रहेगा, तब पता लगा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये चीज़ है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इतना छोटा हो जाए, ये इतना छोटा हो जाए कि 1 सेकंड के मिलियंथ पार्ट जितना छोटा हो जाए। मैं 1 सेकंड का भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब खिलाड़ी दौड़ते हैं ओलंपिक्स में तो वहाँ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का अंतर होता है, वहाँ हार जीत होती है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर वो एवरेज नहीं लिखा जाता, यानी समय इतना छोटा हो जाए कि वो बिल्कुल 0 के बराबर हो जाए। यानी मैं जो डेल्टा टाइम का गैप लेना चाहता हूँ ना, वो कितना गैप लेना चाहता हूँ, इतने सेकंड का। मैं ये कह रहा हूँ कि 7:10 में खींचूंगा और अगली फ़ोटो 7:10 और 0.00 इतने सेकंड बाद खींचूंगा, तब तो रिस्क नहीं रहेगा ना। नहीं तो कोई कहेगा अरे 12 सेकंड में खींच लिए तो एवरेज निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस बता रहे हैं, तो ये तो ठीक रहेगा ना। इतना प्लस इतना कर दें, इसके आगे ये प्लस कर दें या माइनस कर दें। तो इफ ये टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 देन दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब इसे क्या कहेंगे? अब यहाँ एवरेज नहीं लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और तब इसको dx बाई dt कहते हैं। तब क्या कहते हैं? दैट इज dx बाई dt, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे तब क्या कहते हैं बताइए? दिस इज डिफरेंशियल, कि इसमें कितना अंतर आया होगा, इसमें थोड़े से अंतर से। देखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू with respect to टी, t. ये चीज़ कही जा सकती है। अब ये जहाँ पर भी है एक तरफ वेक्टर लगाएं दूसरी तरफ न लगाएं, ये ठीक नहीं लगता, इसलिए ये वेक्टर हटा दिया है, ये ऐसी बात हो गई। ऐसे हम ये वी एक्स पता कर सकते हैं, और ऐसे वी वाई कैसे पता कर सकते हैं, क्या डी वाई बाई डी टी, dy upon dt. ये कैसे पता किया, क्योंकि जो वी वाई इंस्टेंटेनियस है वो क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, और लिमिट समय में इतना ही फर्क हो कि बिल्कुल थोड़ा ही आगे जाना है, ज़्यादा नहीं चले जाना है, तो क्या इसे डी वाई बाई डी टी कहेंगे। Yes sir. अच्छा, तो ये यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसे क्या कहेंगे, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। भाई हम एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं हुआ। Yes अच्छा, sir. ये बात हो गई। अब जरा देखो कि मान लीजिए कि अब चेंज इन वेलोसिटी की बात आए तो क्या उसे एक्सीलरेशन बोलोगी, एक्सीलरेशन क्या बोला था, क्या डेल्टा वी एक्स आई और प्लस डेल्टा वी वाई जे, और इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा टी आया था कि नहीं, Yes sir. लेकिन ये एवरेज था, ये क्या था, दिस वाज एवरेज। अगर मैं इसी को हम वेक्टर लगाओ और ऐसा कह दूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई लिमिट लगा दो, तो क्या ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा, किसी एक इंस्टेंट पे कितना फोर्स लगाया गया, Yes sir. क्या पता कोई फोर्स लगा रहा हो, थक गया हो, कभी ज़्यादा लगाए कभी कम लगाए। मैं कहता हूँ नहीं, 7:10 और 11 सेकंड पर इंजन ने कितना फोर्स लगाया वो बताओ, ये मत बताओ 1 घंटे में कब रेस कम की गई कब ज़्यादा की गई, उसी टाइम पे बताओ, तो फिर वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो दैट इज़ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी, इतनी बात समझ में आई। और क्या अब मैं इसको डी वी एक्स बाई डी टी लिखने के लिए स्वतंत्र हूँ, क्योंकि अब डी बोला जा सकता है, और इसे क्या डी वी वाई बाई डी टी लिखा जा सकता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि इसे ए एक्स आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लिखा जा सकता है, बताइए। Yes sir. तो आप सही समझ रही हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। Velocity. तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। X-axis. कंपोनेंट भी बोल सकती हो, प्रोजेक्शन भी बोल सकती हो, घटक भी बोल सकती हो, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अलोंग X-axis. एक्स एक्सिस, तो ये चीज़ है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात हो गई। अच्छा, जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर मेरे को वो थोड़ा सा cos थीटा और sin थीटा वाले जैसे इस टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने के लिए। कॉस थीटा और साइन थीटा अभी तक आया है कोई, सर अभी आया, जैसे आपने एक समझाया और एग्जांपल 4.2 भी तो एग्जांपल 4.2 चलो, भी था। मतलब कभी भी कोई भी चीज़ अगर होगा तो उसमें क्या चीज़ होगा, ये देखो 4.1 और 4.2 ये चीज़ है, ओके। तो ये चीज़ देखो कि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, ये ए है, Yes, sir. ये बी, और पैरेललोग्राम कहता है कि अगर
पिता इधर खींच रहा है और बेटा इधर खींच रहा है, तो कुर्सी किधर जाएगी? जहाँ पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा वहाँ जाएगी, यस सर। वो रिजल्टेंट है। और इसे आगे बढ़ा दिया और इसे परपेंडिकुलर ले लिया, इतनी बात कर दी। तो जो ये बी है तो क्या ये भी बी होगा? यस सर। अच्छा, ये पूरा अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल है। यस सर, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये थीटा है, ये बी है, तो ये जो हमारे पास लेंथ है पी एन और ओ क्यू और एस, तो यहाँ पर ये बात देखो कि कॉस थीटा क्या हुआ? क्या ये पी एन बाई बी हुआ? सिर्फ बी ले लो, तो पी एन क्या हुआ? बी कॉस थीटा। और इसी तरीके से साइन थीटा क्या हुआ? क्या एस एन बाई बी? एस एन अपॉन पी। तो बताओ एस एन क्या हुआ? बी साइन थीटा। तो मैं इसे अब यहाँ बी साइन थीटा लिख दूं और इसे क्या लिख दूं? देख लो, पी एन की जगह लिखा है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ओ एस का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने लिया है, तो इट इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। यस सर। ओ एन को क्या समझती हो कि ए प्लस बी कॉस थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लो। और इसे क्या समझती हो कि बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। यस सर। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अच्छा, क्या इस बात की आपको जानकारी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। ये अच्छी बात है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपने 1 बताया तो मैं 1 लिख भी देता हूँ। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ ओ एस, और रिजल्टेंट ओ एस को आर माना जा रहा है, तो आर लिखोगी तो फिर यहाँ रूट लगा दो। बोलो, फार्मूला समझ में आ गया? यस सर। अब ये वेक्टर किसी न किसी एक वेक्टर से कुछ तो रिजल्टेंट बनाएगा। मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो बताओ tan अल्फा क्या हुआ? तो क्या ये परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी cos थीटा। तो बताओ, रिजल्टेंट भी पता चल गया, एंगल भी पता चल गया। यस सर। अगली चीज पूछो। सर अभी तक तो इतना ही डाउट है। अच्छी बात है, तो ये जो हमने आपको पढ़ाया है इसका PDF और वीडियो का लिंक हम आपको भेज देंगे। थैंक यू।